बहुत से नौजवानों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या हम बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, या फिर बैठ के अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। तो मैं मतलब इस पे मैंने तहकीक की है और मैं सीरियस बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पे अच्छा वक्त था और अभी भी अच्छा वक्त है, लेकिन अच्छा वक्त रहेगा नहीं। तो ये अच्छा वक्त जब मैं कई ममालिक का सफ़र किया तो मैंने देखा यार कि पाकिस्तानी लाइफ इतनी ज़बरदस्त है कि मैं सोचता था यार ये कैसे है, मुझे समझ ही नहीं आती थी। यानी कि इंतहा की वेलियत। मैंने एक वीडियो में 2-3 साल पहले वो शारजा में बैठ के किया था कि यार एक अजीब सा वेलापन, एक अजीब सी मतलब आज़ादी है, कोई कुछ नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है ना। आप किसी के भी घर जाते हो, बेल बजाते हो, उसके 2 घंटे पी लो। रात को किसी को फ़ोन कर क्या कर रहा है, बाहर आ घर से, गटर के ढक्कन पे बैठो, 3 घंटे उसके पी लो। कोई टेंशन है, उसको भी टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस से खाला को मार के हर हफ्ते कुछ ना कुछ बच्चा बीमार करके कुछ करके निकलो, अय्याशी, कोई टेंशन नहीं। 10 बजे सो के उठो, 12 बजे दुकानें खोलो। किस चीज़ की टेंशन यार। इतना अच्छा टाइम चलता है पाकिस्तान में कि मैंने फिर तहकीक की कि यार ये ऐसा मुमकिन कैसे होता है, कैसे इतनी वेलियत, कैसे इतनी ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल हमें मिल जाता है पाकिस्तान में, जो मैं यहाँ मतलब मगरबी ममालिक में तो तसव्वुर ही नहीं है। जिसको देखो यार वो मसरूफ़ है, वो टेंशन में है। और उसकी जॉब देखो तो जॉब में यहाँ जिस तरह से हमारे हिसाब से तो निचोड़ लिया जाता है, लेकिन दुनिया में जॉब ऐसी होती है कि जिसमें भाई 8 घंटे का मतलब है 8 घंटे काम करना। तो हमारे यहाँ तो बस एक अजीब सिलसिला है। लेकिन चले, मैंने जब वो तहकीक की कि भाई ये हम कैसे पाकिस्तानी कौम मैनेज कर लेती है कि इतना अच्छा टाइम, तो उसका एक ही जवाब था, जिसकी वजूहात 4 हैं, लेकिन जवाब ये वो इस तरह कि वो इतना कमाती नहीं जितना उसे खाने को मिल जाता है। तो इस तरह एक बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है उसका, और अभी तक ऐसे ही गुजर रहा है। तो अब ये कैसे मुमकिन होता है, तो उसकी 4 वजूहात हैं कि कैसे हम उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन हमें उतना उतना हम खा लेते हैं। तो उसकी 4 वजूहात में नंबर 1 है भीख। भीख में मिले हुए पैसे। तो पाकिस्तान को भीख हमेशा से मिलती है और काफ़ी मिलती है। तो हमें भीख के पैसों से अच्छा, इस भीख में ये है कि दूसरे ममालिक से एक भीख आ रही है। एक ये है कि मांगे हुए पैसे कह लें या मुफ्त के पैसे कह लें। वो ये है कि यार एक बंदा कमा रहा है, 8 बंदे घर पे बैठे हुए चबा रहे हैं, खा रहे हैं। अब्बा बाहर गए हुए मुल्क से, वहाँ वो सऊदीया में गर्मी सर्दी में जलील हो रहे हैं, यहाँ बच्चों के लाइफ स्टाइल और बेगम के शशके चल रहे हैं। तो भीख एक बहुत बड़ी वजह। अब आप स्मॉल स्केल पे आएँ तो यार ये सैलानी वेलफेयर, फ़लाना वेलफेयर, ये आपको खाने दे रहे हैं, कहीं से कपड़े आ गए वगैरह वगैरह। तो आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में भीख जो है ना, एक डायरेक्ट भीख भी है, लोग भीख से वाबस्ता हैं, लोगों के काम। तो भीख से बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब वो लाइफस्टाइल मिल जाता है कि जो उन्होंने कमाया नहीं, एक्चुअली मेहनत नहीं की, लेकिन उन्हें वो पैसा मिल गया। तो ये भीख का जो है ना मतलब मुल्क से लेके इंडिविजुअल की सतह पे आपको भीख मिल रही है। तो नंबर 1 ये है। नंबर 2 पे जो है ना हमारी मईशत, उसमें रिश्वत। हमारी मईशत की बुनियादी रीढ़ की हड्डी रिश्वत है, रिश्वत। नंबर 3 है, उसे हम गुंडागर्दी कह लें, अनफेयर एडवांटेज कह लें, कुछ भी कह लें कि यार कुछ मईशत के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको मुफ्त की बिजली, मुफ्त का ट्रेन का टिकट, ठीक है, स्मगलिंग। मिसाल के तौर पे अगर गवादर है तो गवादर की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के लोकल्स को अगर आप देखें तो उनका स्मगलिंग से अगर आप वो बंद कर दोगे, वो मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। KPK में बहुत सी मतलब गाड़ियाँ आती हैं जो कि ड्यूटी फ्री नहीं है, स्मगलिंग का माल है, फ़लाना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो किसी को पर्टिकुलर नहीं कहना, मुल्क में अब ऐसी 500 मिसालें मैं दे सकता हूँ कि कराची से लेके मतलब आप लंडी कोतल तक, लंडी कोतल वाली ट्रेन ही फ्री चलती थी, वो मैं क्या बोलूँ। तो उसे आप कह लेंगे यार अनफेयर एडवांटेज, गुंडागर्दी। कुछ इदारे हैं वो बिज़नेस करते हैं, उन्हें टैक्स नहीं है, उनके काम नहीं अटकते, बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं वो वैसे ही मर जाते हैं। तो अब ये जो है ना ये काम, मईशत हमारी इस तरह चलती रही, बड़ी अच्छी चलती रही। क्योंकि ज़ाहिर है सियासतदानों में हिम्मत भी नहीं होती, बेचारे वो आते ही बहुत कम अरसे के लिए, और आते ही उनके पीछे
साजिशें धरने, तेरी मेरी, हटाना भगाना, ये वो सब कुछ शुरू हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ये वक्त ख़त्म हो रहा है। कहने का ये मकसद है, जो लोग बाहर जाने के उसमें सोच रहे हैं कि यार हम इसी मुल्क में रह के पार्टिसिपेट करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, यहीं पे रहें बजाय इसके कि बाहर चले जाएं, उनसे मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा कि यार ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप वहीं रुको और स्ट्रगल करो मुल्क को बेहतर करने की। लेकिन उसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 कि जब ये रिज़ॉल्व हो करता धरताओं में कि मुल्क को बेहतर करना है, तभी आप किसी पुर्जे का हिस्सा बनोगे। मिसाल के तौर पे आप बोल लो मैं मुल्क को बेहतर करूँगा, आप एक टीचर हो तो आप मुल्क को ऐसे ही बेहतर कर सकते हो कि यार आप बेहतरीन टीचिंग करो। आप डॉक्टर हो, आप बेहतरीन डॉक्टरी करो, आप कुछ भी हो, आप बेहतरीन करो। लेकिन आपको उन जगहों पे ना नौकरी मिलेगी, ना आप उस मशीनरी का आप पुर्जा ही नहीं बन सकते। आप उर्दू स्पीकर हो, आप फ़ौज में जाके अब उसको अच्छा करना चाहते हो, कुछ अपना परफॉर्म करना चाहते हो, आपको वहाँ पे आपकी भर्ती नहीं होगी, तो आपकी ज़बान की बेस पे तो आप क्या अच्छा कर लोगे, ठीक है। आप बंगाली हो, आपको शनाख्ती कार्ड ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या बिगाड़ लोगे। आप फ़लानी ज़बान नहीं बोलते, ठीक है, आपको मशीनरी का हिस्सा ही नहीं बनने दिया जाएगा जहाँ पे फ़ैसले होते हैं। ना आप पार्लियामान में आप नहीं आ सकते। आम आदमी तो कोई भी नस्ल रंग नहीं, आम आदमी पार्लियामेंट में उसका कोई काम नहीं है, जजेस वजेस कोई काम नहीं है, ख़ास एलीट है, सबको पता है वगैरह वगैरह। तो आप ये देखें कि यार मैं एक तो कुछ कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। मैं उस चेंज मैं जब लाऊंगा जब मैं किसी उस मशीन का पुर्जा बनूंगा ना, तो उस मशीन का पुर्जा अगर कोई बनाने को तैयार है तो बने पुर्जा। लेकिन उमूमन देखा यह गया कि जब आप उस मशीन का पुर्जा बन जाते हैं तो फिर आप भी माशाल्लाह वही ग्रीस मांगते हैं जो जिस ग्रीस से वो मशीन चलती है। और नंबर 2 आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझना। इस बात को समझने से पहले मैं क्विकली बताऊं, मेरी एक सियासतदान से मुलाकात हुई अभी चंद महीनों पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। वो बेसिक से चढ़ के नून लीग के लाहौर के काउंसलर से बन के ऊपर तक आए थे, तो उनसे मैंने स्पेशल सेशन रखा उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए। तो उनसे एक सवाल मैंने ये भी किया था कि यार पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोगों को क्या नज़र है, सियासतदानों की कम्युनिटी में या कर्ता धर्ताओं की कम्युनिटी में पाकिस्तान से उन्हें कितनी उम्मीद है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बहुत पहले ही चाहे फ़ौजी हों, सियासतदान हों, जर्नैल हों, जज हों, तो मेरा उन सबको पता चल चुका है कि इस मुल्क का खुदा हाफिज़। तो वो सब अपना बाहर सेटअप डाल चुके कब की बात है। और जो 2-4 रहते थे उन्हें उम्मीद थी कि शायद इमरान खान जब आएगा, वो कह रहे थे हमें भी उम्मीद थी, यानी कि नून लीगियों को भी उम्मीद थी कि शायद जब इमरान खान आएगा और पूरी इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत उसके साथ है पीछे, तो इस मुल्क का शायद उस वक्त भला हो जाएगा। लेकिन इमरान खान के 1-1.5 साल में ही, ये तो मैंने ख़ुद भी महसूस किया है कि मुझे भी जितनी कॉलें आई थी मेरे यूथी भाइयों की कि यार कुछ करो भाई हम बाहर निकलने की, हम बाज आ गए नए पाकिस्तान से। तो खैर, तो वो कह रहे थे बहरहाल के जिसकी उम्मीद भी थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन हम उम्मीद दिलाते रहते हैं, हमारा काम है सियासतदान का मंजन बेचना। तो हम जो है वो आवाम से ये नहीं कह सकते कि ये मुल्क ख़त्म हो रहा है, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, या ये मुल्क यही मुल्क है, ये पूरी दुनिया में ये लहराएगा और फलाना और ये होगा और सब परचम यूँ। तो बहरहाल वो लोग सब करता धरता बड़े क्लियर हैं, काफ़ी सालों से क्लियर हैं कि इस मुल्क का कुछ नहीं है। अब आप पिछले जितनी काम के थे कि यार जज जर्नैल वगैरह, ये आप पिछले जिन को जानते हैं उनकी वो उठा लें, सारे आपको बाहर पापा जॉन खोले हुए ही मिलेंगे। कोई आपको मुल्क में बहुत मुश्किल है, वरना उनका सेटअप ज़रूर बाहर होगा। उन्हें पता है कि किसी भी वक्त हमें दुम पे पैर रख के भागना है। जो मैं खैर पॉइंट बताने जा रहा था, वो पॉइंट ये है कि अगर आप जैसे कि कोई भी पाकिस्तान में रहना चाहता है, आई सैल्यूट हिम, और अच्छी बात है मौका होने के बावजूद, वैसे तो रहना ही दो। तो लेकिन उसको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मुल्कों की मईशत में और ज़ात की मईशत में बहुत फ़र्क होता है, जिसको हमारी आवाम बिल्कुल नहीं समझती। मिसाल के तौर पे एक बंदा गरीब है, ये पॉसिबल है कि कल वो सो के उठे तो वो बहुत अमीर हो जाए। उसके कोई तगड़े चाचा मर गए जिनके बच्चे नहीं थे, उनकी विरासत आ गई, उसकी लॉटरी निकल आई, उसके घर से सोना निकल आया, उसका कॉर्नर का प्लॉट किसी ने जनाब वो पता नहीं डैम बनाना था उसके लिए ख़रीद लिया, कुछ भी कोई उसकी अचानक से उसको छक्का चौका लग जाता है। इंडिविजुअल्स की लाइफ में, मुल्कों की लाइफ में छक्के चौके नहीं लगते। तो पाकिस्तान जब ये डिसाइड करेगा, पहले तो जब डिसाइड करेगा सुधरने को, और उसके क्या वो होंगे वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा,
अगले मतलब आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बहरहाल जब पाकिस्तान डिसाइड कर लेगा सुधरने को, तो उसके बाद भी एटलीस्ट 15-20 साल उसको सुधरने में लगेंगे। तो आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कि यार मेरे पास ये 15-20 साल हैं और मैं ये टफ़ टाइम देखूंगा, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो बिल्कुल पाकिस्तान में रहें। होपफुली मैं भी आपको जल्दी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन बहरहाल उस तकलीफ़ के लिए आपको रेडी रहना है। मुल्क अगर ये हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान पूरे का पूरा सोने के पहाड़ पे बनाई, जो हमें मंजन बेचते हैं ना, वो कोयला निकल आया और जी रिकोदिक में इतना सोना है, उतनी चांदी है, 600 साल का, 800 अरब का, ये ड्रामे। फ़र्ज़ कर लें पूरा पाकिस्तान एक सोने के पहाड़ पे बना हुआ है, तो भी उसको माइन करके निकाल के प्यूरीफाई करके वो प्लांट लगेंगे और फिर वो उसकी जो फ़रोख्त होगी, उसके बाद जो पैसे आएंगे, उसके बाद जो कर्ज उतरेंगे, उसके बाद हमारी इकोनॉमी, ये सब सही होते होते अगर हम सोने के पहाड़ पे हैं, जो कि हम नहीं हैं, ठीक है, हम कचरे के पहाड़ों पे बैठे हुए। जिसको यकीन नहीं आता वो कराची में कहीं भी खुदाई करके देख ले, या बगैर खुदाई के उसे समझ आ जाएगा कि हम कचरे के पहाड़ों पे हैं। लेकिन अगर हम सोने के भी पहाड़ों पे, तो और कल से हम सुधरने की कसम खाते हैं, जज, जर्नैल, सियासतदान, तेरी मेरी जो करते धरते हैं, तो एटलीस्ट 20 साल का माइंड रख लें। तो उम्मीद है कि इस चीज़ से आपका एक माइंड क्लियर हुआ होगा कि जो लोग बैरून मुल्क जाने के बारे में इस तसव्वुर में कि यार शायद अच्छे हालात आ जाएंगे या हम पार्टिसिपेट करते हैं मुल्क के लिए, तो उन्हें ये 2-3 पॉइंट्स को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।